हर ख्वाब को अगर हकीकत बनाना है तो पहले हमें नींद से जागना होगा, और अगर अरावली को बचाना है तो सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही नहीं, हमें भी जागना होगा। और इसी बात पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव से, जो एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं और पृथ्वी रक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने वृक्ष की वेदना को समझते हुए उस पर किताब भी लिखी जिसका नाम है मैं था, मैं हूँ, पर क्या मैं रहूँगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि अरावली पर्वतमाला इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और आखिर आज अगर सुप्रीम कोर्ट का इस पर ऑर्डर आया है तो लोग इतने परेशान इसको लेकर के क्यों हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो पर्वतमाला की हम बात कर रहे हैं, अरावली एक तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है और गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है। और जो अरावली हिल्स है, कहा जाता है कि जब बुजुर्ग होते हैं ना तो वो उनकी छांव में सब कुछ अच्छे से पनपता है या बनता है, लेकिन हम जो है सिर्फ नुकसान करने के लिए चढ़े हुए हैं। जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, जो हमारी वन संपदाएं हैं, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अरावली तो बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। जो गुजरात से लेके और दिल्ली तक का पूरा क्षेत्र है, डिजर्टिफिकेशन से मतलब अगर ऐसा ना हो, वो श्रृंखलाएं ना रहें, तो क्या होगा कि रेगिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां हैं जो नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उनको संरक्षित करती हैं वो श्रृंखलाएं। और गवर्नमेंट का कहना है, या बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि 100 मीटर से ऊंचे होंगे वो, तो वहां पे हम खनन कर सकते हैं या उसको हम दोहन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत गलत है। जैसे हम अपने घरों में बड़े बुजुर्गों को निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, ठीक वैसे हम अरावली को भी ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करने से सिर्फ विनाश होगा, विकास कभी नहीं होगा। तो इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर अरावली पर्वतमाला बोल सकती तो आज क्या शिकायत करती वो हमसे? बोलती हैं। मेरा तो मानना यह है कि हर वनस्पति, हर पौधे, हर चीजें बोलती हैं। उनका बोलने का अंदाज अलग होता है। जिस तरह से मानव नुकसान पहुंचा रहा है प्रकृति को, या हम भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो अगर अरावली कहती तो यही कहती कि कृपया मुझे रखो, मुझे बचा लो, मैं रहूंगी तभी भूगर्भ जल भी बनेगा, ग्राउंड वाटर भी बढ़िया होगा, वनस्पतियां बचेंगी और पूरा सिस्टम साथ चलेगा। तब हम अच्छा एक पारिस्थितिकी तंत्र बना पाएंगे, एक बेहतर सिस्टम बना पाएंगे। और अरावली क्या, हर तरह की वनस्पतियां या पौधे या पहाड़ यही कहेंगे कि हमें संरक्षित करो, तभी आप संरक्षित रहोगे। तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो अरावली तो आज भी कह रही है कि हमें बचाना है और संरक्षित करना है, ताकि ग्राउंड वाटर से लेकर के पीने योग्य जल तक हम अपने पास रख सकें, बचा सकें। अच्छा सर, इसके बाद एक और मेरा क्वेश्चन है कि अरावली को सिर्फ एक पहाड़ी ही नहीं बल्कि एक सिस्टम कहा जाता है, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम अपने घरों में आसपास पौधे लगाते हैं या गमले में पौधे रखते हैं, तो जब कभी पॉट्स को या उस गमले को हम उठा करके रखते हैं तो उसके नीचे बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं। कुछ चींटियों का घर बना रहता है या कुछ कीड़े बने रहते हैं। तो वो अपना उनका एक सिस्टम बना के रखा है उन्होंने, वो अपना उतने दूर में वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रही या अरावली नहीं रही तो पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। वन नहीं रहे तो बचेगा क्या? अगर हम वन कहते हैं तो वन में ही जीवन है। उसी तरह से पर्वत श्रृंखलाएं, वन, वनस्पतियां, ये सब एक साथ मिलकर के ही एक इकोसिस्टम बनाती हैं और इनका रहना बहुत जरूरी है। और ये बात हमें क्या सबको समझनी चाहिए और इस मुद्दे को सबको उठाना चाहिए। सब जगह ये बातें होनी चाहिए। जैसे कि अरावली तो अभी हम देख रहे हैं, आज जहाँ सुन रहे हैं उसके बारे में, तो वो हमारी नजर में है। लेकिन छोटे स्तरों पर भी बहुत सारी जगहों पे पेड़ों की कटाई हो रही है, बहुत सारी तरह से क्षरण हो रहा है प्रकृति का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते बिल्कुल तरह से और आप हमें बताना चाहेंगे? तो हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और ये प्रश्न बहुत बड़ा है क्योंकि जागरूकता लाना या जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, और छोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हो रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ देखा जाए, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगहों पे जो जिस तरह से वन काटे जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो कटाई हो रही है पेड़ों की या पेड़ों का क्षरण हो रहा है, उसको हटाया जा रहा है, दोहन करा जा रहा है। चाहे वो कोल माइंस के लिए, चाहे वो ऑयल के लिए, चाहे किसी भी चीजों के लिए हम कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो हसदेव फॉरेस्ट है, जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, उसमें कम से कम 6 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए, 60 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं लगभग, ऐसा कहा जा रहा है। तो इतने वृक्षों को काट करके हम क्या बनाना चाह रहे हैं? और जब हम काटेंगे, लगाने का तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं,
क्योंकि हम बड़े वृक्ष काट के जितनी विरासतें हैं 150 साल पुराने, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं। और इसी तरह से हर पर्वत श्रृंखलाओं को खनन किया जा रहा है, उनको खोदा जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो वो बहुत नुकसान है। मेरा मानना ये विकास करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम प्रकृति के साथ विकास करें। जम्मू कश्मीर से लेकर के अब सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल ले लें, जहाँ पे 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, कोल माइंस के लिए काटे जा रहे हैं। कौन कर रहा है उसके खिलाफ बताना या बोलना ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन हम विकास को नहीं विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, सिर्फ हम ही नहीं है पृथ्वी पे, बहुत सारा मिलके, और ये पूरा एक सिस्टम है। जब ये सब भी रहेंगे तब भी बचेंगे। जैसे बटरफ्लाई चली गई बहुत ज्यादा, फिर हमारी जो स्पैरो है जिसको हम बचा रहे हैं, गौरैया है वो जा रही है, कम बचे हुए हैं। वल्चर, गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाना चल रहा है। मेरा मानना ये कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ना हो। जी सर, एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। एक ऐसा जीव है मराइन में, जो समुद्री जीव है, जिसे हम सी काऊ कहते हैं। जी, वो मतलब समुद्र की गाय है, सी काऊ कहते हैं, साइरेनियन गाय कहते हैं उसको, सी काऊ कहते हैं। और इंडिया में भी वो पाए जाते हैं कुछ जगहों पे। लेकिन वो गाय हिमयुग से तो बच गया, जो हिमयुग था वहां से वो बच करके सरवाइव करने एक बार आप बताएंगे कि ये हिमयुग क्या था? हिमयुग मतलब जो बर्फ का समय था, जिस समय बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए, जैसे मैमोथ, जो भाई हाथी का एक रूप था मैमोथ, वो गायब हो गया, उसमें चले गए। डायनासोर्स का जो युग था वो तो अलग था। तो उसी तरह से हिमयुग में एक सी काऊ था जो अपने आप को सरवाइव कर लेगा। बहुत से ऐसे प्लांट है जो हजारों वर्षों से हमारे पास हैं, जिसको हम अगर हम बॉटनी की भाषा में कहें तो बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, जो कई वर्षों से हमारे पास रह रहे हैं। सर, हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे जो जानते ही नहीं कि टेरिडोफाइट्स क्या होंगे, तो एक बार आप कुछ समझा सकते हैं? टेरिडोफाइट्स अभी थोड़ी बॉटनी लैंग्वेज वाली भाषा हो जाएगी कि ऐसे जिसमें न फ्रूट होता है, न सीड होता है, न फल होते हैं, मतलब ऐसा करता है, नो सीड नो फ्रूट वो होते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर से। इज द बॉटनिकल लैंग्वेज हो जाएगा। इसको ज्यादातर हम ऑर्नामेंटल पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक में इस मेडिसिन का इस्तेमाल, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक विलुप्त प्रजातियां हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट फिर कभी डिस्कस भी कर सकते हैं इसको लेकर के। लेकिन जो सी काऊ है की मैं बात कर रहा था, वो सी काऊ को खत्म करने के लिए हम ह्यूमन से जिम्मेदार हैं। बहुत ही प्यारा जानवर था जिसे अब एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जंगल हैं, जीव हैं, जो हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो सर, जैसे कुछ टाइम पहले ये हैदराबाद वाला मैटर चल रहा था, उस पे भी लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन पेड़ों की कटाई हुई, बहुत प्रोटेस्ट किया पर कुछ रुका नहीं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बातें करेंगे, पर फिर भी लगता है कि हम कुछ करके अरावली को सेव नहीं कर पाएंगे। वो माइनिंग होगी, वो उसको जिस तरह से तोड़ना चाहेंगे लोग तोड़ेंगे। तो देखिए, माइनिंग करना, बाकी चीजों करना तो बहुत, उसका भी एक तरीका है। जैसे हम प्रकृति के साथ अगर बैलेंस करके चले तो हम माइनिंग भी कर सकते हैं, अपना विकास भी कर सकते हैं और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, एक और चीज मैं पूछना जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साथ नहीं होगा। एक एक व्यक्ति, अगर आज एक एग्जाम्पल ऐसा है अनुज्ञा जी की, मेन एग्जाम्पल ये कि भारत देश गुलाम था, ये सब जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुलामी का। लेकिन अगर उन लोगों ने भी यही सोचा होता कि चलो रहने देते हैं, अकेले क्या ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खां, अगर ये सारे लोग रहते, अगर ये इन्हें कहता चलो चलने देते हैं, नो प्रॉब्लम, गुलाम है, गुलाम रहेगा, तो आज भी हम गुलाम ही होते। लेकिन वो जागरूकता, वो जन जागरूकता, वो आंदोलन हमें आगे तक ले गई। तो हर व्यक्ति को ये सीखना होगा और आंदोलन की तरफ बढ़ना होगा, अच्छे आंदोलन की तरफ बढ़ना होगा, ताकि हम अपनी प्राकृतिक संपदा को बचा के रख पाए। सर, ये कहा जाता है कि अरावली नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल शील्ड जैसे काम करती है। तो अगर अरावली को हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें कि ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? हाँ, ये तो अरावली, हम जैसे बात कर रहे थे कि गुजरात से लेकर के और दिल्ली एनसीआर तक है, अभी भी दिल्ली की स्थिति सबको पता है कि कैसे चल रही है। अगर वो अरावली नेचुरल शील्ड हटा दी जाए तो जो स्थिति आज दिल्ली की है उससे बहुत बुरी स्थिति और हो जाएगी। पानी के लिए तो हम सब समझ रहे हैं, दिल्ली से लेकर के बाकी सभी जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, और वाटर लॉस, जो पीने योग्य पानी है वो अवेलेबल ही नहीं है। पानी जब से बोतलों में आ गया तब से और नुकसान हो रहा है, और उसका ही नतीजा है कि हम सब और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जब हम अपने लंग्स को, अपने शील्ड को तोड़ेंगे
तो बीमार तो हमें पड़ना ही है, और प्रकृति को जब हम बीमार करेंगे तो हम स्वयं भी बीमार होंगे। तो यही है वो नेचुरल शील्ड है, वो पर्वत श्रृंखलाएं, वो वन, वो वनस्पतियां, वो जगहें जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये नेचुरल शील्ड अगर हटेगी तो बहुत सारी वनस्पतियां जाएंगी और हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये नेचुरल है। तो जो हम कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्या ये मुहावरा इस पर सही बैठता हाँ, है? बिल्कुल सही बैठता है, बल्कि उल्टा है, बल्कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, हम पैर ही लेकर के चले जा रहे हैं कुल्हाड़ी पे और बार बार मार रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे हैं कि जिस कुल्हाड़ी में वो लकड़ी लगी है उसका भी हमें संरक्षण करना चाहिए था। जी सर। तरीके अलग अलग हो जाते हैं, पर व्यवस्थाएं वैसी होनी चाहिए ताकि प्रकृति के साथ हम उसको कर सकें, और ऐसा होना भी चाहिए कि हम बचाएं, ज्यादा से ज्यादा बचाएं, संरक्षित करें। सर, आपने बहुत सारा टाइम नेचुरल हैबिटेट्स में, वाइल्ड लाइफ में बिताया है, तो क्या आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो आपने नेचर को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया हो और उस टाइम पर आपको नेचर को देखने का पूरा नजरिया ही आपका बदल गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, और नेचर को देखने का नजरिया तो हमेशा अलग ही रहा है। कई वर्षों तक जंगल घूमा है, आज भी घूमता हूँ, हर जगह घूमते रहते हैं, और प्रकृति बहुत कुछ कहती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बात भी करता हूँ पेड़ पौधों से, ऐसा हमें बताया था आपने पहले भी। मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि उनसे हम चार्ज होते हैं, इसीलिए नेचर ने ग्रीन कलर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। और हर पौधा, हर वनस्पति, हर जीव जंतु भी अक्सर यही बातें करते हैं कि हमें रखो, अगर हम रहेंगे तभी आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और सबका रोल है इस धरती पे आने का। एक अच्छा ग्रह मिला है हमें जो रहने योग्य है, और पृथ्वी पे रह करके हम दूसरा ग्रह ढूंढने पे लगे हुए हैं, ये भी एक अलग है। तो जंगलों में जब जाएं और अपने बच्चों को, बड़ों को, जितने बड़े हैं उनको ये चाहिए कि बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि कौन सी वनस्पति क्या है, कौन सा जानवर का क्या रोल है प्रकृति में। तो एक नेचर वॉक पे जरूर निकले, और जंगल तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं और वहां जाकर के सबकी तारीफ करते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर हम उसी गंदगी में आ जाते हैं। तो सोच भी बदलनी बहुत जरूरी है। जंगलों को संरक्षित रखिए, पहाड़ों को व्यवस्थित रखिए, और अपने आप को भी समझिए कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम बचपन से स्टोरीज में ये पढ़ते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो हमेशा, उनका नेचर ही होता है गिविंग। पहले छाया देते हैं, फल देते हैं, और एट द एंड हमको जो काट भी देते हैं, फिर भी हमें मना नहीं करने आएंगे कि हमें मत काटो। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पेड़ इतने, कि क्या इंसानों को दया नहीं आती कि हम इतनी बुरी तरह से एक पेड़ नहीं पूरा जंगल ही काट रहे हैं? हाँ। वो कुछ नहीं कह रहे हैं हमें। देखिए, इसमें ना क्या है कि दो चीजें आती हैं। एक तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमें सरवाइव करना है, और ह्यूमंस ही ऐसा सिविलाइजेशन है जो बहुत बेहतर तरीके से सरवाइव करता है, अपने आप को बना सकता है। तो साइंस के हिसाब से तो पेड़ों का कटना भी जरूरी है, और उनका उगना भी जरूरी है, उनका बढ़ना भी जरूरी है। ये प्रकृति के वरदान है जो हमें मिला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आदिवासी कबीले हैं, आदिवासी लोग हैं जो इन वृक्षों पे ही रहते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो गया, केन्या हो गया, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं जहाँ वो उसी से जीवन यापन अपना करते हैं। तो वनस्पतियां प्रकृति ने हमें दिया ही है, और जो यहाँ पर है वही हमारे लिए ही है। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति के साथ चलना है, ना कि उसके ऊपर चल रहा है। सतत विकास चाहिए हमें, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो वो व्यवस्था भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि हम उसके साथ चल सकें। सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हम रोक सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अभी एक जो बोल रहा हूँ कि वृक्ष देते हैं, प्रकृति देती है, ये सब तो बहुत जरूरी है, देना ही प्रकृति का काम है। और हमारी पूरा भारत ही है एक ऐसा जो माँ प्रकृति कहता है, उसे धरती माँ कहते हैं हम। और माँ का नुकसान पहुंचाना, माँ को, धरती माँ को कष्ट देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम भारतीय ही है। बहुत सारे विदेशी कंट्रियां जो कहती है हम कार्बन ज्यादा बनाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा वही बना रही है, एमिशन उसका ज्यादा करती हैं। लेकिन फिर भी हमें सीखना होगा। भारत एक आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान के साथ भी बहुत अच्छा रहता है, भारत का हिस्सा एक रहा है, और हम बहुत पुराने इतिहास के गवाह हैं कि जहां तक हम बहुत कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी करते हैं, चाहे वो हमारे धर्म हुए, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हुए, जिसमें भी प्रकृति का साथ हमेशा रहता है। तो इसका भी एक विचार करना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। और एक, जब हम, बहुत अच्छा मुद्दा है जिसे हम कहते हैं ग्रेट गार्बेज ओशियन पैच। सर, ये क्या होता है? ये अभी तो सोचने में बहुत अलग सा लग रहा है। ऐसे 5 पैचेस बने हुए हैं महासागरों में, समुद्र में, और इसका मतलब ये था जो कचरा है हमारा, प्लास्टिक्स के वेस्ट हैं, मछलियों के जाले हैं, या फिर अदर माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये सब जो है वो समुद्र में चला गया है और एक ऐसी जगह इकट्ठा हो रहा है। 5 पैचेस बने हैं इसके। जब हम गूगल करेंगे या रिसर्च करेंगे तो जरूर देखेंगे। इसको ग्रेट ओशियन पैचेस भी कहा जाता है, इसको गार्बेज पैचेस भी कहते हैं।
इसका काम ये है कि ये इतना बड़ा पैचेस बन गया है ना कि पूरा फ्रांस जो देश है उसको भी कवर कर सकते हैं, और ये फ्यूचर में बढ़ता ही और ये जाएगा। बढ़ता ही जा रहा है जिस तरह से हम करते जा रहे हैं, और आधा इंडिया तक को भी इस पैचेस से हम कवर कर सकते हैं लगभग, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारा प्लास्टिक है समुद्र में जो नदियों से या अदर अदर जगहों से जाता है। हम एक छोटा सा चिप्स का पैकेट भी फाड़ते हैं और उसका जो ऊपर वाला कोना फेंक देते हैं बड़े हाँ। खुश होकर के कि ये तो चला जाएगा, वो भी एनवायरनमेंट में बहुत नुकसान करता है। तो सही तरीके से रिसाइकलिंग करना, रीयूज करना, रिड्यूस करना और उसको समझना ये बहुत जरूरी है। ये मेन मुद्दा है कि हम कैसे उसका इस्तेमाल कर पाए। सर एक और चीज है कि एक होता है हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर जो घासें उगी हैं, बड़े ट्रीज हैं, सर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सब एक अपने लेवल पे जैसे नेचर में नेचुरली उग गई हैं वो चीजें। पर एक होता है कि हम आर्टिफिशियल एक जंगल बनाते हैं, हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग पेड़ लगाते हैं कि हमें अगर ये ट्री हमें फायदेमंद लग रही है तो हम वो लगा रहे हैं। तो सर क्या नेचुरल जंगल को काट करके ये जो आर्टिफिशियल हम तैयार कर रहे हैं, क्या ये उसका प्लेस ले पा रही है? क्या उतना बेनिफिट हम जो नेचर का ले रहे हैं वापस उसको हम उतना दे पा रहे हैं? हाँ, ये तो जैसे ना, अब क्या कहूँ, वही हाल हो गया कि अपने किचन को हटा करके हमने जोमेटो और बाकी, ऐसा तो कहना गलत होगा, स्विगी, जोमेटो या जितने भी अदर चलते हैं चीजें, फूड वाले जितने भी चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो गया, नाम पे मत जाना है, लेकिन काम जो है उनका ऐसा ही है, क्योंकि हम अपना किचन हटा करके हमने एक आर्टिफिशियल किचन तैयार कर लिया कि हमें कहीं भी मिल जाता है। वो सुविधाएं भी जरूरी है, लेकिन जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारा किचन है जहां से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो नेचुरल ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, वो नेचुरली ग्रो करता है और उसका एनवायरनमेंट ही अलग होता है। नेचुरली और आर्टिफिशियल हमें ग्रो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अर्बन फॉरेस्ट बन रहे हैं, अर्बन पैचेस बन रहे हैं, जिसको मियावाकी मेथड कहते हैं, जापानीज साइंटिस्ट थे जिसके आधार पे ये बनाया जा रहा है। तो मियावाकी मेथड के थ्रू इसकी तैयारी की जाती है। तो बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट्स जरूरी हैं, पैचेस जरूरी हैं बनाने, लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको भी रहना चाहिए। वो हमारे लिए लंग्स का काम करते हैं, वो हमारे हार्ट है, हृदय है हमारे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपने इतना वक्त जंगलों में गुजारा तो क्या आपका कभी ऐसे वाइल्ड लाइफ किसी एनिमल से सामना हुआ, या फिर कुछ ऐसी चीज जो जंगलों में आपने देखी और हम यूजुअली बुक्स या वीडियोस में नहीं देख पाते हैं, और उस फीलिंग को हम नहीं समझ पाते कि अगर सामने हमारे टाइगर है तो हम कैसा फील करेंगे? ना हम उसको वीडियोस में देख के समझ सकते हैं और ना ही बुक्स में पढ़ के समझ सकते हैं। तो अगर आपने वो चीज सामने से देखी है तो वो कैसा मोमेंट होगा? ऐसा मोमेंट तो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर टाइगर को आप देखेंगे तो जो मोमेंट होगा वो टाइगर का ही होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर घूमते वक्त बहुत सारे स्नेक्स मिले, सांप हैं, छोटे जीव हैं, नेवले हैं, जैकॉल है, या फिर बहुत सारे ऐसे। एक इंसिडेंट था, हम और हमारे फ्रेंड दोनों लोग, हम लोग लखीमपुर खीरी में थे, तो वहां पे हम लोग छोटा सा प्लांट शूज निकाल रहे थे, तो बंदर बहुत सारे थे जो हमें परेशान कर रहे थे। तो कुछ बंदर आकर के हमें खींच करके हटा के गए। तो बाद में पता चला कि वहां पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे, वो हमें बचाना चाह रहे थे उससे, उस जगहों से। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। तो आप जब प्रकृति के लिए काम करते हैं या जंगलों में जाते हैं तो आपको अलग अनुभव होता है और सकारात्मक लगता है। जितने जंगलों में घूमा है, गए हैं, जाए, तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये माँ प्रकृति की ही देन है और वन देवी की कृपा है कि हर जगह मौका मिलता है। तो मैंने अभी बोला, अभी मैं एज अ साइंटिस्ट बात करूं तो दोनों चीजें आती हैं। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां पराविज्ञान शुरू होता है। तो हम भारतीय हैं, हम ऐसे ही रहते हैं और हर चीज का एक ऑथेंटिकेशन भी है। अगर हम अपने ग्रंथों को और अपने वेदों को सही तरीके से पढ़ें तो बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो प्रकृति सब कुछ सिखा सकती है, अगर हम सही से बैलेंस करें और उसके साथ रह के काम करें तो एक अलग अनुभव होता है। मैं तो चाहूंगा सबको जंगल घूमना चाहिए और नेचुरल हैबिटेट्स में रहने का प्रयास करना चाहिए, और स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ मन से और स्वस्थ हृदय से और स्वच्छ आंखों से भी वो देखना चाहिए कि जो हम देख सकते हैं कि प्रकृति कैसी दिखती है। सर और सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हम बॉटनी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, तो सर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं कि हम स्ट्रिक्टली एक्शन लें कि नेचर को सेव करो? क्योंकि हम जितनी डीपली पढ़ते हैं चीजों को कि कितना मैटर करती हैं चीजें हमारे लिए, एक छोटे से फंगस से लेकर के बड़े हम एंजियोस्पर्म प्लांट तक पढ़ रहे हैं, तो हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों, मतलब थोड़ा सा हमें भी आगे आके इस पर बात करनी चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर बच्चे ऐसा बोले या हमारे स्टूडेंट ऐसी बात कहें, क्योंकि हर व्यक्ति को, यही तो मेरा फर्ज है, मेरा काम ही यही है, एक शिक्षक का काम यही होता है सही दिशा में ले जाना। और मेरा भी यही मोटिव है कि हर व्यक्ति इस बात को समझे
कि क्या है। और अगर हम अपनी फील्ड से बिलोंग करते हैं, एज अ बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो वनस्पतियां हो, सबका क्या रोल है, क्या संरक्षण है, ऐसे ही बताते चलें। जैसे मैं बताते रहता हूँ, कोई सुने या ना सुने, सुनाना जरूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि हमने रील देखा, स्क्रॉल किया, स्टोरी डाल दिया, उससे क्या हमारे नेचर सेव हो जाएगा? नहीं, दो चीजें हैं, आज के दौर के हिसाब से हमें अपडेट होना होगा। तो अगर रील्स के माध्यम से कोई सुन सकता है तो उसके माध्यम से सुनाएंगे, अगर कोई वीडियो के माध्यम से सुन सकता है तो वैसे सुनाएंगे, अगर कोई सिर्फ सुन सकता है, देखना नहीं चाहता तो उसके दिखाए बिना ही उसको सुनाएंगे, लेकिन अपनी बातें जरूर रखेंगे कि क्या हम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है और उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये बात होनी चाहिए। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी सारी नॉलेज वाली बातें शेयर की और हमें सच में ये सब जान करके बहुत खुशी हुई। और उम्मीद करेंगे आगे आपसे फिर से हम ऐसी कोई टॉपिक पर बात करें, देर तक समझें आपकी बातों को। इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू।